लास्ट हमारी क्लास में से कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, उसके बाद आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सर आइटम एनालिसिस तो सारा कवर हो गया, उसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी ठीक, कंस्ट्रक्शन में से भी सर वो अभी पढ़ के नहीं देखा। अगले साल पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाओ। जी अल्लाह का शुक्र। चलें जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग दोनों जो है वो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। तो हम टेस्ट डेवलप करना सीख चुके, हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी डिटेल में पढ़ चुके, आइटम एनालिसिस डिस्कस कर चुके। तो अब हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एक टेस्ट आपके पास जो डेवलप्ड टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट मौजूद है, वो आपने डेवलप किया है, स्टैंडर्डाइज किया है, या ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड किसी और ऑथर का डेवलप्ड टेस्ट है। तो जनरली कौन कौन सी कंसीडरेशंस आपको जो है वो पता होनी चाहिए। आपको जर्नल गाइडलाइंस फॉर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोमेट्रिशियन आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्टिंग कंडीशंस के इफ़ेक्ट्स जो आते हैं पर्टिकुलरली टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं जो कि आपके टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान अफेक्ट कर रही होती हैं, तो वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को भी अफेक्ट करती हैं, उस प्रोसेस को भी अफेक्ट करती हैं, और अल्टीमेटली उनका जो असर है, उनका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन पे आ रहा होता है। क्योंकि जाहिर है आपकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है। तो वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो एग्जामिनर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कौन कौन से अरेंजमेंट्स उनको कंसीडर करना होता है। हम कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर्स, किस किस तरह से हम जो है वो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जो है वो टेस्ट वाइजनेस डिस्कस करेंगे, टेस्ट वाइजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द एग्जामिनीज या आपके पार्टिसिपेंट्स की टेस्ट वाइजनेस जो है वो किस तरह से अफेक्ट कर सकती है आपके स्कोर्स को। देन हम जो है वो स्कोरिंग के हवाले से हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि हम जो एसे टाइप टेस्ट आपके होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, फ्री रिस्पांस फॉर्मेट के टेस्ट जो होते हैं, उनमें आपके जो स्कोरिंग के एरर्स हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज या एलिमिनेट किया जा सकता है। हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की स्कोरिंग किस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करते हैं। हम जो है वो MCQs के वेट्स किस तरह से अलॉट करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। गैसिंग जो कि पार्टिसिपेंट्स की एक टेंडेंसी होती है, स्पेशली इन एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट आपके जो होते हैं, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उसमें जो गैसिंग की टेंडेंसी है उसको, उसकी करेक्शन जो है वो स्टैटिस्टिकली किस तरह से की जा सकती है, उसको, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ओरल टेस्ट की स्कोरिंग जाहिर है वो डिफरेंट होती है। ऑब्जेक्टिव जो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इन्वेंट्रीज हैं उनकी निस्बत जो आपने वर्बली क्वेश्चंस पूछ के आपने जो है वो डाटा लिया होता है, उसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं, और फाइनल स्कोर्स को हम जो है वो किस तरह से वे करते हैं। ये सारे हमारा जो रोड मैप होगा इस चैप्टर का, इन दो ऑलमोस्ट चैप्टर्स जो बनते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये हमारा टोटल रोड मैप होगा। उसके लिए आज की क्लास में हम इनमें से जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग कंडीशंस, आज की क्लास में हम ये एरिया कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एग्जामिनर्स की ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टेस्ट। तो आपकी जो
टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम स्टार्ट लेंगे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। आपकी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना हमारे लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक टेस्ट डेवलप करते हैं, वो टेस्ट आपने बहुत मेहनत से, एफर्ट के साथ, आपने बहुत कॉस्ट लगा के, टाइम लगा के टेस्ट डेवलप किया, आपने एनर्जी लगाई, आपने उस टेस्ट की जितनी अच्छे से और जितने ज़्यादा एक्सपर्ट से एक्सपर्ट वैलिडेशन हो सकती थी आपने वो करवाई। आपने उस का फैक्टर एनालिसिस के लिए मेन स्टडी का डाटा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनसे डाटा लिया, आपने उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश की, आपने उसकी जो है वो क्रॉस वैलिडेशन की। इन सारे प्रोसेस, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपने आइटम एनालिसिस भी रन किया। ये सारे प्रोसेसेस करने के बावजूद, इतनी मेहनत, एफर्ट और टाइम उसमें कंज्यूम करने के बावजूद, वो जो इतना सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रॉपरली नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, तो आपकी ये सारी एक्टिविटी टेस्ट कंस्ट्रक्शन की और उसके रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इस्टेब्लिशमेंट की सारी एक्टिविटी वर्थलेस हो जाएगी। आपकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है वो सही नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स भी अफेक्ट होंगे, उसकी वजह से उसकी इंटरप्रिटेशन भी अफेक्ट होगी। अगर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम्स हैं, अगेन आगे स्कोरिंग में भी प्रॉब्लम्स आ गए और इंटरप्रिटेशन में भी स्टैंडर्डाइजेशन का ख्याल ना रखा गया, जो गिवन इंस्ट्रक्शंस थी उनका ख्याल ना रखा गया, तो आपके ये सारी की सारी मेहनत उस टेस्ट पे जो हुई है, जो कि हम ये कह रहे थे कि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड सेंसिटिव टेस्ट है, जो अगर किसी में फलान डिसऑर्डर अगर मिनिमम लेवल पे भी हो तो उसको भी टैप करने की सलाहियत रखता है ये टेस्ट। अगर आपने ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग का प्रोसेस केयरफुली और प्रॉपरली रन नहीं किया, तो वो जो इतना सेंसिटिव टेस्ट, जो मिनिमम लेवल का डिसऑर्डर भी टैप कर सकता था, वो शायद सीवियर लेवल का डिसऑर्डर भी टैप करने में नाकाम, क्योंकि आपने जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट था, उसमें कोई ना कोई कमी छोड़ दी, आप उसको प्रॉपरली नहीं कर सके, आप उसको जो उस पर असरअंदाज होने वाले वेरिएबल्स थे उनको कंट्रोल ही नहीं कर सके। हम नॉर्मली इसके लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को, जैसे कि आप जानते हैं, हम सारी फॉर्मेटिंग में एथिकल कंसिडरेशंस के हवाले से हर जगह पे हम APA को फॉलो करते हैं। तो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, APA ने स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। ये 16 स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, जो कि हम फॉलो करते हैं अपनी ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि टेस्ट स्कोरिंग एंड अल्टीमेटली उसकी रिपोर्ट राइटिंग में, कि हम उसको रिपोर्टिंग उन रिजल्ट्स की किस तरह से करेंगे। अलॉन्ग विद दिस APA ने कुछ जो है वो और पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपका मटेरियल जो है वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ द टेस्ट मटेरियल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका वो मटेरियल बिफोर टेस्टिंग एज वेल एज आफ्टर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बिफोर टेस्टिंग वो जस्ट आपके टेस्ट के फॉर्म्स हैं, टेस्ट का क्वेश्चनर है, आपके क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपका मैनुअल है, जो जो भी मटेरियल उस टेस्ट का है वो इन सेफ हैंड्स रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसको सिक्योर नहीं रखते और हर लेमैन पर्सन भी उसको अप्रोच कर सकता है, तो उसमें हमारे टेस्ट की वैलिडिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। पर्टिकुलरली हमारे अचीवमेंट टेस्ट, हमारे एबिलिटी टेस्ट, हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट, जिनकी बेसिस पे हम पर्सनल सिलेक्शन करते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पर्सनल की हायरिंग करते हैं, उनकी प्रमोशन का डिसीजन लेते हैं, या हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए उन टेस्ट को यूज़ करते हैं, उसको क्राइटेरियन बना के हम उसकी बेसिस पे एडमिशन किसी को जो है वो ऑफ़र करते हैं और किसी को हम डिनाई करते हैं। तो अगर ये टेस्ट आम पब्लिक में
हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो कि हमने इन पर्पसेस के लिए खास तौर पे यूज़ करने हैं इन फ्यूचर, वो पब्लिक हो जाएंगे, हर इंसान की उन तक रसाई होगी, तो लोग उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इवन अगर आप इन अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट से हटके भी बात करें तो हमारे पर्सनालिटी टेस्ट और उनकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के मेथड्स अगर वो भी लोग एक्सपीरियंस कर लेंगे, आम लोग जो है उसको सर्च करके उस पर प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएं, तो वो टेस्ट जब हम यूज़ करेंगे तो वो जाहिर है लोगों का पहले से उनके साथ एक्सपोजर होगा। पर्टिकुलरली हमारे जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं उनमें आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन उसी वक्त मिलती है जब आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम उसको उस टेस्ट का एक्सपोजर मिले, उससे पहले उसने उस पर काम ना किया हो। अदरवाइज उसकी वैलिडिटी कंप्रोमाइज्ड कंसीडर की जाने लगती है, और जितनी दफ़ा उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो फिर डेलिब्रेट हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं रहते, और हमें स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज अपने प्रोजेक्टिव असेसमेंट में चाहिए होते हैं। तो आपके वो टेस्ट अगर इस तरह से पब्लिक हो जाएंगे तो उनकी वैलिडिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। सेकेंडली, आपने जब टेस्ट एडमिनिस्टर कर लिया तो फिर आपके पास जो प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं आपने उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए अपने पार्टिसिपेंट्स की उनको आपने सेफ हैंड्स में रखना है, वो किसी और तक या किसी और को उन प्रोटोकॉल्स तक रसाई एक्सेस नहीं होनी चाहिए। आप जब तक उस डाटा की आपको ज़रूरत है आप उसको सिक्योर रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और जब उस डाटा की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो हम उसको डिस्कार्ड करने के एथिकली पाबंद होते हैं। हमें जो स्पेसिफिकली जैसे हम बात कर रहे थे अचीवमेंट टेस्ट की या एबिलिटी या एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो उसमें हमें चीटिंग को डिटेक्ट और कंट्रोल करना होता है। ये इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। जाहिर है आप जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको पता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे यहाँ NTS का प्रोसेस जो है वो आपको पता होगा वो किस तरह से नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती है, उसमें आइटम पूल उनके पास होता है, टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट मौजूद होते हैं। इंटरनेशनली आपको पता है GRE टेस्ट जो है अगर किसी ने अटेम्प्ट दी है कोई एक आध तो आपको आइडिया होगा कि वो टेस्ट जो हैं अगर आप उसमें चीटिंग का आंसर उसको आप कंट्रोल नहीं करते तो आपके रिजल्ट्स ज़ाहिर है आपने डिसीजन जो है वो अपने जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आपके पास उन्हीं की बेसिस पे लेना है, और अगर चीटिंग करके कोई करेक्ट रिस्पॉन्स दे देता है और ज़्यादा स्कोर कर लेता है किसी टेस्ट पे तो जाहिर है आपका डिसीजन फिर उस स्कोर की बेस पे जो होगा वो राइट डिसीजन नहीं होगा। तो हमने पर्टिकुलरली अचीवमेंट और हमारे एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट पे चीटिंग का जो आंसर है एलिमेंट है इसको हमने कंट्रोल करना होता है ऑन दी राइट टाइम, और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही हो सकता है। अगर आप वहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं करते तो ड्यूरिंग स्कोरिंग या इंटरप्रिटेशन आप अगर कहें कि हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब एक ऑप्शन किसी ने चूज कर ली उसको अब आप ये लेबलाइज तो नहीं कर सकते कि ये इसने चीटिंग करके ऐसा किया है, ये हो ही नहीं सकता कि इसको ये आती हो, तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलरली आपने ड्यूरिंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और एट द एंड जो APA का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है वो इंटरप्रिटेशन पे होता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग करके अब जो आपके पास फाइंडिंग्स आई हैं जब आप एक्सपर्ट्स के साथ उनको डिस्कस करेंगे, आप साइकोलॉजिस्ट के साथ आप डिस्कस करेंगे तो आप जो लैंग्वेज चाहें यूज़ कर लें, आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर लें, लेकिन जब आप जनरल मैसेज के साथ आप इंटरेक्ट करें, आप उनके रिजल्ट्स जनरल मैसेज आम पॉपुलेशन के साथ शेयर करें, लेमैन के साथ आप शेयर करें, तो फिर आपने सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। वहाँ पे प्योर साइकोलॉजिकल टर्म्स जाहिर है आम पब्लिक उससे वाकिफ नहीं होगी, वो टर्म्स और वो परसेंटाइल्स की फॉर्म में, हम जो है वो कैटेगरीज की फॉर्म में, हम जो अपने ट्रेड्स के नाम बता के उनको ये कहें कि आप इस ट्रेड में आपने स्कोर ज़्यादा किया है, इसमें आपका स्कोर कम है, तो जाहिर है वो टेक्निकल हमारी जो टर्मिनोलॉजी है उससे सारे लोग फेमिलियर नहीं होते। तो हमने फेमिलियर वर्ड्स और लैंग्वेज में आम फहम ज़ुबान में उनको अपने जो एनालिसिस हैं वो प्रेजेंट करने होते हैं। अगर वो क्लाइंट पेशेंट आपके पास है तो
तो उसको अगर आपने बताना है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको, किसी स्कूल ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज़ को, स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को रेफ़र किया है, तो आप जब उस स्कूल को या उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट भेजेंगे तो सिंपल सादा अल्फाज में आप उनको बताएंगे जो आपका असेसमेंट फाइंडिंग्स होंगे। हमारी जो कंसिडरेशंस ड्यूरिंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने जो है वो देखनी होती हैं। हमें 3 तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं, 3 तरह के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। उसमें एक एग्जामिनीज की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। सेकेंडली आप खुद एज एन एग्जामिनर आपकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स, और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं ये हमारे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट कर रही होती हैं। एज फार एज एग्जामिनीज आर कंसर्न, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो टेस्ट जिन पे आप कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स आपके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एज है। अगर कोई सब्जेक्ट्स आपके रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो माइनर्स हैं, यानी वो छोटे बच्चे हैं, तो उनमें ज़ाहिर है आपको पता है कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको एंगेज कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में। आपका टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा लेंथी है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो आपके जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 2 घंटे के लिए आपके साथ बैठ के, उनका ऑन सीट बिहेवियर इस तरह से डेवलप्ड नहीं होता कि वो कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ एक टेस्ट एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। 5 साल के, 6 साल के बच्चे इतना टाइम नहीं बैठ सकते। इसी तनाजुर में अगर देखें तो एल्डरली पीपल 70 इयर्स ओल्ड, 80 इयर्स ओल्ड, उनका स्टेमिना इतना नहीं होता कि हम उन पे लेंथी और मुश्किल और कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टेस्ट जो हैं वो उन पे एडमिनिस्टर कर सकें। तो टेस्ट की जो लेंथ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी एज से बड़ा रिलेट कर रही होती हैं, और एज आपकी उस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रही होती है। लोग किस एज में कितनी कंसंट्रेशन, कितनी डिवोशन, कितनी मोटिवेशन रख सकते हैं, कितना स्टेमिना शो कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उस टेस्ट की नेचर का भी पता होना चाहिए। हमें टेस्ट एडमिनिस्टर करते हुए अपने पार्टिसिपेंट्स की एजुकेशन लेवल का भी क्लियरली पता हो। हमारा टेस्ट किस लैंग्वेज में है, उसकी वर्डिंग कितनी मुश्किल है, उसको कितना आसानी से या मुश्किल से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स का एजुकेशन लेवल ये अलाउ करता है कि वो हमारे इस टेस्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और जिस तरह से हमें उनका रिस्पांस रिक्वायर्ड है वो उस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, उनकी एजुकेशन लेवल उस तरह से है या नहीं है। हमारी पार्टिसिपेंट्स की कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से है, वो किस एरिया से हैं, वहाँ पे कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें पसंद नापसंद की जाती हैं। अगर किसी कल्चर में कुछ खास लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं और आपको उनका नहीं पता, तो आप उस सैंपल से उस तरह से डील नहीं कर सकते जिस तरह से एक्चुअली करना चाहिए था। आपकी रेपो उनके साथ इस्टेब्लिश नहीं होगी अगर आपको ये नहीं पता कि उनके यहाँ ग्रीटिंग्स के क्या मैनर्स हैं। आप किस तरह से किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आपने ग्रीट करना है, आपने छोटों के साथ उस कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों में छोटे के साथ किस तरह से डील करना है, बड़ों के साथ किस तरह से डील करना है, उनको किस तरह की आइटम्स ऑफेंड कर सकती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उनको ऑफेंड कर सकते हैं। तो ये हमें कल्चरल बैकग्राउंड अगर नहीं पता होगी तो ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और हमें रिस्पॉन्सेज जो रिक्वायर्ड थे और जिस तरह से रिक्वायर्ड थे वो शायद हासिल ना हो। आपके क्लाइंट्स की फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपके क्लाइंट्स फिजिकली कोई इलनेस है, उनको वो बीमार हैं, उनको टेम्परेचर है, उनको कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह से भी वो फिजिकली उस वक्त फिट नहीं है या मेंटली अपसेट हैं, कोई प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, तो हमें अगर उनका नहीं पता और हमने जो है उनसे नहीं पूछा तो ये फैक्टर्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्सेज जेन्युइन रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, बल्कि उसमें डिटीरियोरेशन होगी। लोग जो है वो
कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हमें अगर अपने सैंपल में अगर एक से ज़्यादा लोगों से हम डील कर रहे हैं, ग्रुप की फॉर्म में टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनकी फिजिकल मेंटल स्टेट का हमें पता होना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए वो फिजिकली मेंटली उस वक्त प्रिपेयर्ड हैं, उस वक्त वो हेल्दी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, तो हम उनको ये प्रोसेस में से गुजारें। अदरवाइज अगर पॉसिबल हो तो टेस्टिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए अनटिल अनलेस के वो लोग ठीक हो जाएं। उनकी पार्टिसिपेंट्स की प्रिपेयर्डनेस कैसी है और मोटिवेशन कैसी है। अगर वो लोग वैसे तो फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली भी वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उस टाइम पे टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, वो उस वक्त कोई और काम करना चाह रहे हैं, कोई अर्जेंट उनको कहीं और पहुंचना है, या वो वैसे ही उनकी उस वक्त जो वो कहते हैं कि हम जो है हमारा दिल नहीं चाह रहा जी, सिंपली वो मोटिवेटेड नहीं है वो जेन्युइनली, तो वो आपको फिर एग्जैक्ट रिस्पॉन्सेज जैसे कि आने चाहिए नहीं आपको मिलेंगे, आपको रैंडम रिस्पॉन्डिंग उनके रिस्पॉन्सेज में ज़्यादा मिलेगी। आप में ऐसे एक्सट्रीम जो है वो रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं कि आपको लगे कि फेकिंग गुड या फेकिंग बैड हो रही है, जो कि एक्चुअली उनकी जो प्रिपेयर ना होने की वजह से या मोटिवेशन ना होने की वजह से होगा। अगर आपके सब्जेक्ट्स बहुत थके हुए हैं, फटीग इफेक्ट है, आपने जो है वो ऐसे टाइम का इंतखाब किया है जब वो अपनी जॉब से सारा दिन काम करके फ्री हुए हैं, या कोई ऐसी हेक्टिक काम उन्होंने 2 घंटे का किया है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा फटीग्ड हैं और हमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, और जस्ट अपना जो एक शेड्यूल्ड था हमारा एक टाइम के हमने इस टाइम पे ये टेस्ट रजिस्टर करना है, जस्ट अपने टाइम को फॉलो किया और उनकी फटीग को कंसीडर नहीं किया, तो हमारी वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अफेक्ट होगी, उसका असर हमारी स्कोरिंग इंटरप्रेशन तक जाएगा, तो हमें सही रिस्पॉन्सेज उस वक्त एग्जैक्ट नहीं मिल पाएंगे। तो थकावट में टेस्ट को सही कंसंट्रेशन के साथ जो है वो फिल नहीं करेंगे। कुछ जगहों पे एंजाइटी भी होती है आपके पार्टिसिपेंट्स में। अगर आप किसी का टेस्ट लेने के बाद उसका कोई डिसीजन आपने उसकी बेस पे लेना है, जैसे अभी हमने बात की कि आपने कुछ पर्सनल हायर करने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी आपने प्रमोशन का डिसीजन लेना है, या आपने किसी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स ऑफर करने हैं कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो जब उन लोगों का आप टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जाहिर है उनके आप अचीवमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, एबिलिटी टेस्ट आप लेंगे, इंटेलिजेंस टेस्टिंग करेंगे, तो वो लोग एंक्शियस हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसकी बेस पे उनके फ्यूचर का डिसीजन होने वाला है। अगर उनमें नॉर्मल जो नॉमिनल सी एंजाइटी है जो कि हर उस इंसान में होती है जिसका फ्यूचर जो है वो किसी स्टेप पे डिसाइड होना हो, तो उसका तो शायद कोई इतना ज़्यादा असर ना आए, लेकिन अगर कोई इतना ज़्यादा एंक्शियस हो गया है कि उस पर फिजिकल सिम्टम्स आने लग गई हैं, या उसके जो इमोशनल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर उसका आपके टेस्ट स्कोर्स पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। हमें इसको कंसीडर करना होता है कि हम जेस्चर्स फीचर्स लोगों के देख के, इवन उनसे पूछ के हम जो है वो उनको रिलैक्स करने के लिए जो स्ट्रेटजीज उस पर यूज़ कर सकते हैं वो करें, ताकि लोग रिलैक्स हो जाएं और वो बिल्कुल अपनी जो है वो कंफर्ट के लेवल पे जाके वो टेस्ट कंडक्ट किया जाए, ताकि उसके स्कोर्स अल्टीमेटली ठीक आए, जो आप उनसे रिस्पॉन्सेज लेना चाह रहे थे वो आपको मिलें। नेक्स्ट आपकी फिजिकल कंफर्ट और डिसकंफर्ट इन्वॉल्व होती है। आपके जो एग्जामिनीज हैं अगर वो फिजिकली कंफर्टेबल नहीं हैं, जिस जगह पे आपने उनको बिठाया है वो जगह जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सीटिंग अरेंजमेंट जो इस तरह का है जिसमें वो लोग कंफर्टेबल नहीं बैठ रहे, वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपका ज़ाहिर है टेस्ट का सारे का सारा प्रोसेस उससे अफेक्ट हो जाएगा। हमें उनकी कंफर्ट का भी ख्याल रखना होता है कि वो बिल्कुल सीटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग उनके हवाले से वो ठीक हो, जिसमें वो कंफर्टेबल रह सकें, टेम्परेचर के हवाले से भी वो कंफर्टेबल रह सकें। उनकी फिजिकल डिसकंफर्ट हमारे सारे प्रोसेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर देगी। अगर आपके पार्टिसिपेंट्स इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली जैसे अभी हमने एंजाइटी की बात की, तो ये एंजाइटी से भी बढ़ के अगर कोई और इमोशनल प्रॉब्लम से भी वो ट्रॉमा से किसी से गुजर रहे हैं,
तो आपके टेस्ट रिजल्ट्स उस वक्त अफेक्ट हो सकते हैं। तो आप वो टेस्टिंग को, अगर उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने इसको उसी टाइम पे कंडक्ट करना है, तो फिर आप उसको पोस्टपोन कर दें जब तक वो रिलैक्स ना हो जाएं, इमोशनली स्टेबल ना हो जाएं। आपके क्लाइंट्स सब्जेक्ट्स अगर अंडर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स हैं तो भी जाहिर है आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती। वो अपने जो एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड में वो आपके पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो आपको ट्रू रिस्पॉन्सेज नहीं मिल सकते। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी टेस्ट वाइजनेस कितनी है, आपने आपके जो क्लास फेलोज हैं, आपके जानने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अगर आपने देखा हो कि कुछ स्टूडेंट्स अक्सर ये क्लेम करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा मेहनती नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा लर्नर्ड इंसान नहीं हूँ, इसके बावजूद मेरे मार्क्स उन लोगों से ज़्यादा आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो वो ये क्लेम करते हैं कि हमें पेपर अटेम्प्ट करना आता है। फलां बंदा या फलां लड़की जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता, इसलिए उनके ग्रेड्स कम आते हैं। तो ये टेस्ट वाइजनेस वो तरीका है जो कि कुछ लोगों को आता होता है और कुछ को नहीं आता। कुछ लोग MCQs को देख के वो स्टेटमेंट पे उतना गौर नहीं करते, वो जस्ट उनकी ऑप्शंस को इतना बारीकी से देखते हैं कि वो ऑप्शंस देख के उनको आइडिया हो जाता है कि ये दो ऑप्शंस जो हैं ये तो किसी सूरत करेक्ट हो ही नहीं सकती, इनमें ये फॉल्ट्स हैं। उसके बाद वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और बाकी दो ऑप्शंस जो बची होती हैं उसमें से एक करेक्ट रिस्पॉन्स ढूंढ लेते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं जो कुछ लोगों को आती होती हैं और कुछ लोगों को वो टेक्निक्स नहीं आती। तो अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस तरह की टेक्निक्स आती हैं तो वो टेस्ट को किसी और अंदाज से अटेम्प्ट करेंगे, और अगर वो उससे नाबालिग हैं, उनको उसका आइडिया नहीं है, तो आपके टेस्ट जो है कंडक्ट करना, उसका इफेक्ट जो है वो किसी और तरह से आएगा। तो ये टेस्ट वाइजनेस हमें उन पार्टिसिपेंट्स की देखनी होती है। कुछ चीज़ें हम बड़ी क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दें, अगर उनको बहुत सादा लफ्ज़ों में ये समझाएं कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है और एग्जैक्टली इसका जो एनालिसिस है वो हम क्यों करने जा रहे हैं और किस तरह से होगा, जो जो कुछ बताया जा सकता है, जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द मैनुअल और गिवन बाय द ऑथर, जो जो बताया जा सकता है उसको जितना अच्छा आप बता देते हैं, उससे टेस्ट वाइजनेस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। आल्दो कि ये करैक्टरिस्टिक उनमें पहले से मौजूद होती है, हम इंस्ट्रक्शन से उसको थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो कुछ हद तक उसमें जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस का जो है वो हो सकता है, सत्यवाद हो सकता है। आप एज एन एग्जामिनर आप भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपीयरेंस, आप अगर जो आपकी अपीयरेंस है वो अपीलिंग ना हो, वो चार्मिंग ना हो, वो डिटरमिन्ड पर्सनैलिटी आप अगर खुद नहीं है, आपकी जो लुक्स हैं, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं हैं कि आप एक मसीहा के रूप में, आप एक एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को अपनी पहचान करवा सकें, तो आपके पार्टिसिपेंट्स उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए। वो जस्ट आपको एक सिंपल सा इंसान समझते हैं और आपकी बात उतने गौर से नहीं सुनेंगे जितने गौर से उस इंसान की बात सुनी जाएगी जिसकी अपीयरेंस से ये जाहिर हो रहा होगा कि ये कोई हमसे बेहतर जो है वो इंसान है, ये हमें असेस करके हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट कर सकता है, ये हमारी को हेल्प कर सकता है। तो आपकी अपीयरेंस बड़ा मैटर करती है, आपका बिहेवियर उन लोगों के साथ, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कैसा है। अगर आप फ्रेंडली हैं और कोऑपरेटिव हैं, फैसिलिटेटिंग हैं, ओपन हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके साथ रेपो एस्टेब्लिशमेंट अच्छी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इश्यूज बाकी ना रहने के चांसेस ज़्यादा हों। आपकी स्किल लेवल और पर्सनालिटी कैसी है, आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उनमें जितनी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा हों और आप स्किल्ड हों तो एडमिनिस्ट्रेशन सही कर सकेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इवन हम ये कहते हैं कि उसके पास लाइसेंस हो उस पर्टिकुलर टेस्ट को यूज़ करने का, लेकिन हमारे यहाँ हम कम से कम
ये ज़रूर इंश्योर करते हैं कि वो डिग्री होल्डर, साइकोलॉजी का डिग्री होल्डर हो जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहा है, और उस पर्टिकुलर टेस्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके पास हो, स्किल्ड हो वो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस और स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में कम से कम उस टेस्ट में जिस टेस्ट को वो अभी डील कर रहा है। नेक्स्ट हम जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि सिचुएशनल होती हैं, उनको हमने जहन में रखना होता है कि इनकी वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस अफेक्ट ना हो। आपका टाइम और प्लेस जहाँ पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे टाइम पे टेस्टिंग कंडक्ट कर रहे हैं जो टाइम बच्चों का फ्री टाइम है, उनका खेलने का टाइम है, या एम्प्लॉयज़ का ब्रेक टाइम है, उस टाइम में उन्होंने लंच करना है और या उन्होंने को आधा घंटा रिलैक्स करना है, तो उस टाइम में अगर हम अपना टेस्ट लेके पहुंच जाएंगे तो आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। और वो जगह कौन सी है जहाँ पे आप कर रहे हैं, अगर उस जगह पे आपका पार्टिसिपेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, वो उन लोगों के सामने बैठ के आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा, तो वो प्लेस भी आपके उस टेस्टिंग सारी कंडीशन को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी और आपको ट्रू रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाएंगे जो कि अल्टीमेटली स्कोर्स को अफेक्ट करेंगे। आप जिस जगह पे टेस्टिंग कंडक्ट कर रहे हैं वो उसकी इल्यूमिनेशन, उसकी लाइटिंग कैसी है, उसका टेम्परेचर कैसा है, वो उसमें एडजस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं, बहुत गर्म या बहुत ठंडा तो नहीं है। वहाँ पे जो है वो शोर शराबा बहुत ज़्यादा ना हो, उसका नॉइस लेवल हम कंट्रोल करते हैं। वेंटिलेशन उस जगह की कैसी है, कोई ऐसी सफोकेटेड एरिया में जगह पे आप लोगों को बिठा के टेस्ट कर रहे हो जहाँ पे वो लोग सांस भी सही तरह से ना ले सकते हों, तो आपको आपका टेस्ट कभी भी अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं हो सकता। वो लोग अपने उस एक कर्व से जैसे गुजर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे रिस्पांस जो कि एक्चुअली उनको देने थे वो नहीं देंगे। वो जस्ट उस टेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और रैंडमली भी हो सकता है वो रिस्पांस देके, या जल्दी जल्दी में जितना टेस्ट वो कर सकते हैं करके उस जगह से वो एस्केप करना चाहेंगे। तो उसके ये सारे फैक्टर्स और अदर कोई और इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस भी अगर कोई हैं, कोई यकदम ऐसा कोई शोर हो गया, कोई यकदम ऐसा कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो गई, तो इन सारी सिचुएशंस का इफेक्ट आपकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मोटिवेशन पे, कंसंट्रेशन पे और परफॉर्मेंस पे आता है। तो ये सिचुएशनल वेरिएबल्स अगर कोई ऐसे जिनको आप पहले कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टाइम, प्लेस, इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर, नॉइस, वेंटिलेशन, ये जाहिर है सारी आपकी टेस्ट कंडक्ट करने से पहले इन सारे अरेंजमेंट्स को देखने की ज़रूरत होती है। अगर कोई और डिस्ट्रैक्शन ऑन द स्पॉट हो गई है और वो ऐसी मेजर है कि उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है आपके टेस्ट रिजल्ट्स पे, तो इस सूरत में अगर पॉसिबल हो कि आप टेस्ट को पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें, ताकि उस ट्रॉमेटिक फेज से, उस सिचुएशन से सारे पार्टिसिपेंट्स और आप बाहर आ जाएं, और उसके बाद कुछ देर के बाद या एक आध दिन के बाद भी अगर हो सके तो दोबारा वो टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाए, अगर उस टेस्ट में ये परमिशन मौजूद हो कि आप उसको डिफरेंट सेटिंग में कर सकते हैं। अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि जब ये टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद फिर गैप नहीं आ सकता और आपको इन वन सिटिंग उसको कंप्लीट करना है, तो फिर उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को फिर जिस हद तक मिनिमाइज किया जा सके और उससे आने वाले इफेक्ट को जितना जल्दी और जितना अच्छे से मिनिमाइज करके उस टेस्ट को कंटिन्यू रखा जाए, वो फिर हम उसको जो है वो इंश्योर करते हैं। ये हमारी सारी टेस्टिंग कंडीशंस हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को, और इनको हमें कंट्रोल करना होता है। इनको अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती, जो कि हमें स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जनरली हर टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो एग्जामिनर्स की ड्यूटीज़ हैं बिफोर टेस्टिंग एंड आफ्टर टेस्टिंग वो सारी डिस्कस करेंगे। ये टेस्टिंग कंडीशंस हमारा आज का टॉपिक था। इट इज़ कंप्लीटेड। हमारे पास कोई 1.5 मिनट बाकी रहता है जी मीटिंग ओवर होने में, जो टाइम स्लॉट मेरे सामने आ रही है। इस दौरान में अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में आप इससे रिलेटेड उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अभी कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? एनीवन? सब क्लियर है जी?
CR GR CR नजर नहीं आ रहा आज। यही सब क्लियर है। सब क्लियर है। हाँ जी। और इस टॉपिक से हटके कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग? ओके, नथिंग टू डिस्कस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।